सीएम ने बग्वाल मेले का किया शुभारंभ। सीएम बोले, बग्वाल मेला हमारी लोक संस्कृति, आस्था और परंपराओं का संगम। आंदोलनकारियों के आरक्षण पर राजभवन की मुहर। 10% शैक्षिक आरक्षण को राज्यपाल ने किया मंजूर। उत्तराखंड के अस्पतालों में बढ़ाई जाएगी सुरक्षा। महिला डॉक्टर्स के कर्मचारियों के लिए बनेगी नई एसओपी। रक्षाबंधन पर 35,000 बहनों ने किया निगम की बसों में सफर। अतिरिक्त बसों पर भी पड़ी कम। रक्षाबंधन बसों में उमड़ी यात्रियों की भीड़। कांग्रेस 22 अगस्त को ईडी कार्यालय पर करेगी प्रदर्शन। प्रदर्शन में प्रदेश के सभी नेता कार्यकर्ता होंगे शामिल। तपोवन के पास जंगल में फटा बादल। डूंगा में तबाही। 2 स्कूल बस समेत 10 अधिक वाहन मलबे में। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। रुक करते हैं खबरों का। उत्तराखंड में एक बार फिर से सशक्त भू कानून लागू करने की मांग तेज हो गई है। दरअसल राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भू कानून को लेकर बड़ा दावा किया है। उनका कहना है कि कांग्रेस की सरकार बनते ही राज्य में सशक्त भू कानून को लागू किया जाएगा। इसके साथ ही कांग्रेस भू कानून बनाकर लोगों से जरूरत से ज्यादा जमीन वापस भी ले लेगी। वहीं हरीश रावत के इस दावे पर राज्य में सियासत गर्मा गई है। भाजपा का कहना है कि हरीश रावत कांग्रेस की सरकार बनने का केवल ख्वाब देख रहे हैं। इस रिपोर्ट को देखिए। देवभूमि उत्तराखंड की सशक्त भू कानून लागू करने की मांग फिर तेज हो गई है। दरअसल राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भू कानून को लेकर बड़ा दावा किया है। उनका कहना है कि कांग्रेस की सरकार बनते ही राज्य में सशक्त भू कानून लागू किया जाएगा। इसके साथ ही कांग्रेस भू कानून बनाकर लोगों से जरूरत से ज्यादा जमीन वापस भी ले लेगी। वहीं हरीश रावत के इस दावे पर राज्य में सियासत गर्मा गई है। भाजपा का कहना है कि हरीश रावत कांग्रेस की सरकार बनने का केवल ख्वाब देख रहे हैं। हरीश रावत ने अपने कार्यकाल में सशक्त भू कानून लागू क्यों नहीं किया? देखिए, माननीय हरीश रावत जी एक प्रखर नेता हैं और मैं समझती हूँ कि जब भी वो कोई बयान देते हैं तो बड़ा सोच समझ के देते हैं। लेकिन यहाँ पर जब जिस हिसाब से वो कह रहे हैं कि भू कानून लाने का काम करेंगे, अगर उनकी सरकार आएगी तो पहले तो उन्होंने अगर लगा दिया, क्योंकि जनता उनको वोट अब देने नहीं जा रही है। दूसरी बात, जब उनकी सरकारें थी, 2 बार उनकी सरकारें बनी, तो तब उन्होंने ये निर्णय लेने का काम क्यों नहीं किया? तब तो वो सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने में लगे हुए थे, तब तो वो अपनी सरकार बचाने में लगे हुए थे, तब उन्होंने कोई ऐसा निर्णय नहीं लिया। तब भी उनको इस तरह के निर्णय लेने चाहिए। आज जब सरकार, धामी जी की सरकार बेहतर काम कर रही है, अच्छे काम कर रही है, अभी आपने देखा होगा आंदोलनकारियों का भी हमारा 10% क्षैतिज आरक्षण देने का काम किया, तमाम उन अन्य क्षेत्रों में काम करने का काम कर रही है जहां तक अभी तक विकास की कोई किरण पहुंचने का काम नहीं हुआ था। और सरकार बेहतर काम कर रही है और उसी को लेकर के आज माननीय हरीश रावत जी कभी तो वो पीठ थपथपाने का काम करते हैं सरकार की और कभी सरकार के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। सब मैं अक्षरशः सहमत हूँ माननीय रावत जी की बात से। आज प्रदेश का हर एक नागरिक जो है सख्त भू कानून मांग रहा है। ये हमारा सबसे बड़ा स्लोगन होना भी चाहिए, इसलिए क्योंकि हमारे पास लैंड बैंक है ही नहीं। हमारे वहाँ बड़े बड़े नेता गाल तो बजाते हैं कि जिला बनाएंगे और बहुत सारे जिले गिना देते हैं, लेकिन जिले बनाने के लिए कहाँ आपके पास जमीन रह गई? दफ्तर बनने होंगे, कोर्ट बनने होंगे, अस्पताल और स्कूल बनने होंगे, आवासीय परिसर बनने होंगे, सभी अधिकारियों के लिए आपको और उनके बच्चों के लिए आमूलचूल परिवर्तन करने होंगे। तो इतनी जमीन आपके पास कहाँ रह गई है? और जो कह रहे हैं हिमाचल की तर्ज पर हमें सख्त भू कानून मिलना चाहिए, मैं एक कदम और आगे बढ़कर कहना चाहती हूँ कि हिमाचल ने तो समय रहते अपनी जमीन बचा ली। उनके पास तो बहुत जमीन बची हुई है क्योंकि उन्होंने कानून समय रहते बना दिए। आपको बता दें कि उत्तराखंड में पिछले लंबे समय से सशक्त भू कानून और मूल निवास का मुद्दा गर्माता जा रहा है। सरकार की ओर से पूर्व मुख्य सचिव सुभाष कुमार की अध्यक्षता में भू कानून के लिए एक कमेटी भी गठित की गई थी। इस गठित भू कानून समिति ने सितंबर 2022 में धामी सरकार को अपनी सिफारिशें सौंप दी थी, लेकिन शासन स्तर पर समिति की सिफारिशों को लेकर कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं उत्तराखंड में समय समय पर भू कानून को लेकर संशोधन किए गए हैं। इसके तहत तत्कालीन त्रिवेंद्र सरकार के कार्यकाल में भू कानून में संशोधन करते हुए जमीन खरीद की बाध्यता को समाप्त कर दिया जाता है, जिसको लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है। और वहीं इस बीच उत्तराखंड राज्य आंदोलन के चिन्हित आंदोलनकारियों
और उनके आश्रितों को सरकारी सेवाओं में 10% क्षैतिज आरक्षण के विधेयक को राजभवन ने मंजूरी दे दी है। विधानसभा में पारित होने के बाद ये विधेयक फरवरी से राजभवन में विचाराधीन था। 6 महीने तक विधेयक के सभी विधिक एवं तकनीकी पहलुओं को अध्ययन करने के बाद राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं। आज जिस प्रकार से उत्तराखंड राज्य अनुकारी क्षैतिज आरक्षण के अधिनियम पे जो महामहिम ने हस्ताक्षर किए हैं, निश्चित रूप में ये सभी राज्य अनुकारियों के संघर्ष का जो है जीत का परिणाम है, सबके संघर्ष का परिणाम है। इसमें माननीय मुख्यमंत्री, हमारे जो कुछ जनप्रतिनिधि जो हमारे संघर्ष के साथ इन्होंने समझा और पहल करी, और महामहिम को मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमारी उस मातृशक्ति को रक्षाबंधन का एक उपहार दिया है, जिनके संघर्ष और त्याग तपस्या बलिदान से इस राज्य की परिकल्पना पूरी हुई थी। लगातार हम पिछले 11 साल से इसके लिए संघर्ष थे, और जिस प्रकार से ये सही समय पे अब ये परिणाम निकल के आया है, ये जो एक्ट निकल के आया है, मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्दी इसमें जो है शासन प्रक्रिया अपने जो है शासनादेश जारी करे, ताकि आने वाली नई भर्तियों में शीघ्र से शीघ्र हमारे राज्य अधिकारियों को रोजगार में अवसर प्राप्त हो सके। उत्तराखंड राज्य निर्माण में राज्य आंदोलनकारियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है, इसलिए उनके जो अधिकार हैं उनके अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए 10% का क्षैतिज आरक्षण उनको प्राप्त हो और उसको सुनिश्चित करने के लिए विधानसभा में विधेयक लाया गया है, और विधेयक लाकर उसको पारित किया गया। 7 फरवरी 2024 को माननीय राज्यपाल महोदय की स्वीकृति के लिए उसको भेजा गया था। महामहिम राज्यपाल महोदय के द्वारा उस विधेयक को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। अब कानूनी रूप से ये विधेयक बनकर पूरी तरह से लागू हो जाएगा, और जो हमने पहले ही कहा था कि उत्तराखंड आंदोलनकारियों के हक सुरक्षित रहने चाहिए, उनको आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए, राज्य निर्माण में उनकी भूमिका है। निश्चित रूप से हमने जो सरकार कहती है वो करती है। हम शुरू से कहते आए हैं कि राज्य आंदोलनकारी हमारे लिए प्राथमिकता में है, महिलाएं हमारी प्राथमिकता में, हमने वो भी आरक्षण किया था और यह भी आरक्षण कर दिया है। मैं सभी आंदोलनकारियों को, उनके आश्रितों को अब विधेयक पारित होने पर सबको मैं बधाई देता हूँ। 10% क्षैतिज आरक्षण की मांग आंदोलनकारियों की कोई नहीं तो थी, लगातार इस मांग के लिए वो धरना प्रदर्शन कर रहे थे, वो जो है मुख्यमंत्री आवास का घेराव कर रहे थे। एक बार नहीं, कई बार उनको आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ा, और 10% क्षैतिज आरक्षण तो उनको कांग्रेस की सरकार में पहले से मिलता ही था, लेकिन एक याचिका के कारण उनका ये अधिकार समाप्त हो गया था। और जब विपक्ष के दबाव के बावजूद जो है सरकार इसको करने के लिए तैयार नहीं हुई, तो फिर आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा। और फिर जब विधानसभा में ये बिल पारित हो गया, उसके बाद भी आप देखिए कि लंबे समय तक इसको टाल के रखा, लेकिन अब सरकार इसको अधिक टालने की स्थिति में नहीं थी। बहुत देर से राज्य आंदोलनकारियों को 10% क्षैतिज आरक्षण के मामले में मोहर लगी है, और अब देखते हैं कितनी जल्दी इस पर शासनादेश जारी होता है, क्योंकि सरकार हर मामले को कहीं न कहीं पर लटका के रखती है। और राज्य आंदोलनकारियों की त्याग, तपस्या और बलिदान की बदौलत उत्तराखंड राज्य बना। और आज आप राज्य का हिसाब किताब उठा करके देखें तो आंदोलनकारियों के हक में जो भी फैसले लिए हैं कांग्रेस की सरकारों ने लिए हैं, भाजपा ने तो हमेशा राज्य आंदोलनकारियों के मामलों को लटकाने में दिलचस्पी दिखाई है। कुल मिलाकर हरीश रावत ने एक बार फिर अपने बयान से सशक्त भू कानून के मुद्दे को गरमा दिया है। वहीं राज्य में सशक्त भू कानून और मूल निवास को लेकर आंदोलन गतिमान है। सवाल ये है कि क्या आगामी सरकार राज्य में सशक्त भू कानून और मूल निवास 1950 लागू करने के लिए गंभीर है या नहीं। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर डोईवाला से है। बुधवार से गैरसैंण में होने जा रहे विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर कांग्रेस नेता पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने भाजपा की धामी सरकार पर निशाना साधा। कहा, गैरसैंण में 3 दिन का सत्र आयोजित करने से पहाड़ का विकास संभव नहीं है। भाजपा सरकार पहाड़ के लोगों को छल रही है। विधानसभा सत्र सिर्फ खाना पूर्ति है, जिसका कोई लाभ पहाड़ को नहीं मिलने वाला। गैरसैंण में जो विधानसभा सत्र हो रहा है, मैंने देखा है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में बनी है, विधानसभा सत्र से केवल खाना पूर्ति हो रही है। आनंद फानन में बजट पास किया जाता है,
कोई बहस नहीं होती है। अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में जो विधानसभा सत्र हो रहा है वो एक तरह के केवल मैं सोचता हूँ कि अनौपचारिकता होती है। जो बहस होनी चाहिए, जो जनहित के मुद्दों पे काम होना चाहिए। आज प्रदेश का नौजवान जिस तरह भर्ती घोटाले हुए इस प्रदेश के अंदर, जिस तरह आपदा आई है उत्तराखंड में, चाहे केदारनाथ की हो, चाहे पूरे प्रदेश में धनसाली की हो, बूढ़ा केदार की हो। खबर देहरादून से है। पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी की 80वीं जयंती पर कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राजीव गांधी अमर रहे के नारों के साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राजीव गांधी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर देश के विकास के लिए उनके योगदान याद किया। इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि राजीव गांधी को आज कांग्रेस ही नहीं पूरा देश याद कर रहा है। ये 80वीं जयंती आज हम भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की मना रहे हैं। पूरे देश में उनको आज कांग्रेस समेत देश के तमाम लोग श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं, उनके योगदान को याद कर रहे हैं। राजीव गांधी एक ऐसे महान नेता थे, दूरदृष्टि थी। उन्होंने 21वीं सदी का नारा दिया था और सूचना प्रौद्योगिकी के वो जनक थे इस देश में। आज पूरी दुनिया में 60% जो सॉफ्टवेयर बाजार में भारत के नौजवानों का कब्जा है वो राजीव गांधी की देन है। 74वां, 73वां और 74वां संशोधन संविधान का पूरा क्रांतिकारी संशोधन हमारे पंचायती राज से लेकर के देश के नौजवानों को, देश के युवाओं को, 18 साल के नौजवानों को मतदान का अधिकार, ऐसे ऐसे काम उन्होंने किए थे कि जो कई टर्म प्रधानमंत्री रहने वाले लोग नहीं कर पाए। खबर पौड़ी से है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर कांग्रेस कार्यालय पौड़ी में कार्यकर्ताओं ने उनके चित्र पर श्रद्धासुमन अर्पित किए। मौजूदा वक्ताओं ने राजीव गांधी द्वारा देश के लिए किए गए संचार क्रांति के बारे में अपने विचार व्यक्त किए। कहा कि 20वीं शताब्दी में 21वीं शताब्दी की सोच रखकर उन्होंने जनता के लिए कंप्यूटर क्रांति लेकर आए। राजीव गांधी जो कि आधुनिक भारत की सूचना क्रांति के जनक माने जाते हैं, आज उनकी जो है 80वीं जयंती है और इस उपलक्ष्य पर हम सब कांग्रेसी एकत्रित होकर आज जिला कांग्रेस कार्यालय में हम लोग एकत्रित हुए और हम लोगों ने सभी लोगों ने उनको श्रद्धासुमन अर्पित किए और सभी लोग हम ये संदेश दे रहे हैं कि जिस तरह की क्रांति उन्होंने देश में लाई थी सूचना के रूप में, सूचना क्रांति के रूप में, तो उसी तरह की एक क्रांति की जरूरत अब देश को है। हमारे कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता भी रहे हैं और बहुत अच्छा उन्होंने उनका कार्यकाल रहा है और सबसे बड़ी बात है कि दूर संचार क्रांति के जनक रहे हैं राजीव गांधी जी। तो हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत है और उन्होंने हमें बहुत अच्छे हमारे भारत को एक बहुत अच्छा एक दूर संचार क्रांति जो आज के टाइम पे सोशल मीडिया है उसको संचालित करने के लिए एक वो दिया है। तो मैं सभी अपनी तरफ से, अपने संगठन की तरफ से तमाम भारतवर्ष के तमाम सभी लोगों को और कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को उनको बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। हल्द्वानी में देर रात बादल फटने से मची तबाही से लोगों के घरों में भारी मलबा घुस गया है। बरसात और अतिवृष्टि के चलते आमखड़ी नाले की दीवार ध्वस्त होने से कई इलाकों में भारी जलभराव की समस्या हो गई है। इस मलबे की चपेट में कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए हैं। रात से ही प्रशासन मौके पर पहुंचकर बचाव राहत का कार्य में जुट गया है। कल रात लगभग 7 बजे के करीब और आमखड़ी नाले की एक दीवार टूट गई थी जिससे भारी मात्रा में मलबा और पूरा पानी ये कृष्णा विहार, गायत्री विहार और इस क्षेत्र में भर गया था। सुबह से रात भी बचाव कार्य शुरू कर दिए गए थे। रात ही पोकलैंड मशीन और जेसीबी मशीनें लगा दी गई थी। वर्तमान में भी पोकलैंड मशीन से दीवार निर्माण का कार्य चल रहा है और मलबा शिफ्टिंग का काम भी चल रहा है। इसके अलावा नगर निगम की टीमें रास्तों की सफाई करने में लगी हुई हैं। राजस्व विभाग की टीमें चिन्हीकरण करते हुए सभी लोगों को जो अहेतुक राशि है उसका वितरण कर रही है। अभी तक लगभग 86 परिवारों का चिन्हीकरण किया जा चुका है और मौके पर ही चेक वितरित किए जा रहे हैं। अभी हालात किस तरह के हैं आगे को लेकर? अभी थोड़ा समय लगेगा, लगातार काम चल रहा है। पोकलैंड मशीन से जो पुस्ता है उसको बनाया जा रहा है। हरिद्वार में हर की पैड़ी कॉरिडोर के धरातल पर उतारना सरकार के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। हरिद्वार के CCR हॉल में जिला प्रशासन, स्थानीय व्यापारियों और कंसल्टेंट फर्म के बीच समन्वय
मीटिंग हुई जिसमें व्यापारियों ने मुख्य बाजारों में जगह जगह की जा रही मार्किंग का विरोध किया। वहीं कंसल्टेंट फर्म के अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि योजना अभी सर्वे के फेज में है, जिसमें टोपोग्राफिकल सर्वे किया जा रहा है। यहाँ पर जो हमें बताया गया है कि ये योजना कोई कॉरिडोर की योजना नहीं है, ये सौंदर्यकरण की योजना चल रही है। तो मैं समझता हूँ कि ये सब भ्रमित किया जा रहा है कि प्रेस के माध्यम से हमें कुछ पता चल रहा है और ये अधिकारी हमारे को कुछ कह रहे हैं। ये सिर्फ एक योजना को सरकार अपने लाभ के लिए चला रही है और जो बीच में कंपनी है जो अपने लाभ लेंगे उस कंपनी से, वो अपना लाभ ले लेंगे, पिसेगा व्यापारी। लेकिन हम बता देना चाहते हैं कि हरिद्वार का व्यापारी इतना कमजोर नहीं है, वो हर तरह से लड़ाई लड़ना जानता है। व्यापारी का शोषण किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। को लेकर हो रहा है कि हमने इनसे यही किया कि आप क्लियर करो इस चीज़ को, और आज के बाद जितने भी नाप तो लाएगी, हमारे यहाँ पर 53 इकाइयाँ हैं शहर व्यापार मंडल की, जगह इकाइयाँ हैं। आप जो भी नाप ले रहे हो एक तो दिन में लो। जो हरिद्वार के कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट को लेके जो विकास की जो योजना है, उसमें कॉरिडोर के तहत अभी सर्वे का जो कार्य चल रहा है, उसमें व्यापारी समाज के लोगों के कुछ संशय थे, कुछ डाउट्स थे, कुछ कन्फ्यूजन की स्थिति थी। तो उसको लेके सबकी बातों को सुना गया और उनको हमारी तरफ से बताया गया कि कार्य क्या चल रहा है। हमारे ऐसे सर्वे का जो कार्य चल रहा है उसकी तरह तरह की स्टेजेस हैं। इसमें ट्रैफिक सर्वे, टूरिज्म सर्वे हो चुका है, सबको बताया गया। अभी टोपोग्राफिकल सर्वे का जो कार्य चल रहा है, इसमें जगह जगह पे जैसे जो मार्किंग्स हो रही है वो क्यों करी गई है, उनको बताया गया कि ड्रोन की कंटूर पॉइंट्स हैं, वो कौन कौन से क्षेत्र इसमें शामिल है, कौन से नहीं है। तो कहीं कहीं पे डाउट्स की स्थिति थी, वो क्लियर करी गई। भाई शांतिकुंज से लेकर कनखल का एरिया है। खबर रुड़की से है, जहां एक निजी होटल में महानगर कांग्रेस कमेटी के बैनर तले कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 80वीं जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। साथ ही 22 अगस्त को देहरादून में ईडी कार्यालय के घेराव कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से चर्चा की गई। जयंती के अवसर पर हमने सर्वप्रथम उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है, और जो आज नया भारत है उसमें राजीव जी का बहुत बड़ा योगदान था। उसके साथ ही हमारे 22 अगस्त को पूरे जितने भी ईडी कार्यालय हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने सभी जगह जोरदार प्रदर्शन का एक हमारा सभी जगह आयोजन किया जाएगा कि बड़ी से बड़ी संख्या में कांग्रेस के लोग इकट्ठा हों और अपना विरोध प्रदर्शन दर्शाएं। तो यहाँ पर मैं अनुरोध करने आया था अपने सभी साथियों से जो कांग्रेस के हैं कि वो अधिक से अधिक संख्या में आए। सुबह 11:30 बजे हम कांग्रेस के जो देहरादून में कार्यालय, वहाँ से इकट्ठा होकर ईडी कार्यालय पे जाएंगे। देखिए, हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई है उसमें सेवी की जो चीफ है श्रीमती माधवी बुच और उनके पति धवल बुच, तो उस रिपोर्ट में उनका नाम आया है कि उनकी ऑफशोर जो कंपनियां हैं उसमें अडानी के साथ उनका संबंध है। आज स्वर्गीय प्रधानमंत्री भारत रत्न राजीव गांधी जी की 80वीं जयंती है। इस उपलक्ष्य में महानगर कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण, पार्टी के बड़े पदाधिकारी, कार्यकर्ता सब यहाँ उपस्थित हैं उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। और 22 तारीख को देहरादून में ईडी का जो रीजनल ऑफिस है उसके घेराव के संबंध में एक बैठक बुलाई गई है। तो किस तरह का प्रोग्राम रहेगा? यहाँ से कितने लोग जाएंगे? यहाँ से हजारों की संख्या में लोग जाएंगे, क्योंकि ईडी जो है वो संविधान के मुताबिक काम ना करके भाजपा की एक पॉलिटिकल विंग के तरह काम कर रही है। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। देश के हर गांव, हर शहर उठेगी खबरों की लहर। रोज होगी आपकी बात, जब मैं करूंगी देश की बात। जनता के मुद्दे, जनता की बात, सरकार का रवैया, जनता की पुकार। ईद की बात, नाउद की बात,
हम करेंगे जनहित की बात। के न्यूज रखता है सबसे सरोकार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार, विमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर हल्द्वानी से है। प्रशासन और परिवहन विभाग द्वारा हल्द्वानी से काठ गोदाम तक नैनीताल रोड में बड़े वाहनों की पार्किंग को 1 सप्ताह के भीतर हटाने के निर्देश दिए जाने के बावजूद भी बड़े बसों व अन्य वाहनों की पार्किंग की जा रही है, जिससे देखते हुए परिवहन विभाग और प्रशासन अब एक्टिव मोड पर आ गया है। नैनीताल रोड में बसों की पार्किंग करने वाले 40 वाहनों के अब तक चालान भी काटे जा चुके हैं। इसमें जिलाधिकारी महोदय के निर्देश हैं कि नैनीताल रोड पे जो भी गाड़ियां गलत तरीके से पार्क हो रही हैं उनको हटाया जाए। तो उस क्रम में लगातार हमारे जो प्रवर्तन दल हैं वो प्रवर्तन कार्रवाई कर रहे हैं। गत दिवस 2 दिन पहले ही हम मेरे द्वारा और सिटी मजिस्ट्रेट द्वारा जॉइंट रूप से सर्वे भी किया गया था और उनके चालान भी किए गए थे। लगभग 40 वाहनों के चालान हुए हैं। हमने इन संबंध में मीटिंग भी बुलाई थी लोगों की, जो भी वहाँ पर जिनकी गाड़ी खड़ी होती है उन सबको बताया भी गया है। उसके बावजूद भी कुछ गाड़ियां वहां पाई जा रही हैं, तो उनकी चालान की धनराशि लगातार बढ़ाई जा रही है और जितनी बार रिपीट होगा उतनी बार चालान की धनराशि बढ़ाई जाएगी। तो मैं एक अपील करना चाहता हूं ऐसे लोगों से जो वहां गाड़ी खड़ी कर रहे हैं कि वहां ना खड़ी करें, अन्यत्र अपने लिए स्थान तलाशें और उस स्थान को मुक्त रखें ताकि वाहनों के जाम से बचाया जा सके और सड़क दुर्घटनाओं से बचाया सके। खबर रामनगर से है। रामनगर वनग्रामों को राजस्व गांव घोषित करने के साथ ही अन्य 4 मांगों को लेकर आज दर्जनों ग्रामीणों ने वन विभाग के बाहर धरना प्रदर्शन किया। साथ ही क्षेत्रीय विधायक से गैरसैंण में होने वाले सत्र में मांग उठाने की भी बात की गई। जो सैकड़ों परिवार है उनको वन विभाग द्वारा घर खाली करने का, जगह खाली करने के नोटिस जारी किए गए हैं। जबकि लोकसभा चुनाव से पूर्व भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद है उन्होंने कहा था कि किसी भी वनग्राम वासी को नहीं हटाया जाएगा, सभी को बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा का अधिकार दिया जाएगा। तो यहाँ पर उत्तराखंड का विधानसभा सत्र भी कल से 3 दिन के लिए चलेगा। तो हमारी रामनगर के विधायक के नेता प्रतिपक्ष की मांग है इस धरने के माध्यम से कि जो उत्तराखंड में बुलडोजर राज चल रहा है उस पर रोक लगाई जाए। खबर लक्सर से है। कांग्रेस आगामी 22 अगस्त को देहरादून में ईडी कार्यालय का घेराव करेगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के निर्देश पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष राजीव चौधरी ने लक्सर में कार्यकर्ताओं की बैठक ली तथा ईडी मुख्यालय घेराव कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए रणनीति बनाई। 8-10 दिन पहले AICC की मीटिंग में ये तय हुआ था कि जिस तरीके से केंद्र की मोदी सरकार ईडी का गलत दुरुपयोग करके राजनीतिक पार्टियों को, उद्योगपतियों को और बड़े बड़े नेताओं को परेशान करने का काम कर रही है और उसको एक स्वतंत्र संस्था ना होकर एक गुलाम संस्था बना लिया है और अपनी राजनीतिक इच्छाएं पूरी करने के लिए, अपने साधने के लिए उसका इस्तेमाल कर रही है। तो उसके खिलाफ कांग्रेस ने पूरे देश के अंदर प्रत्येक राज्य में ईडी मुख्यालय को घेराव करने का कार्यक्रम तय हुआ। तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय करण महाराज जी के आह्वान पे हमको निर्देश हुआ है कि हम ज्यादा से ज्यादा संख्या में हम लोग वहाँ ईडी का घेराव में पहुंचे। निर्णय तो है ईडी का, तो पूरे देश के अंदर आतंक छा हुआ है और ईडी ने जो आतंक कर रखा उससे पूरे देश की जितनी राजनीतिक विपक्ष की हैं सब प्रभावित हो रही हैं और उसको प्रभावित को बचाने के लिए पूरे हिंदुस्तान के अंदर विपक्ष ने जो है एक योजना बनाई है। वो योजना ये बनाई है कि ईडी का घेराव किया जाए, ईडी को सुझाव दिया जाए वो संदेश कि ईडी अगर तुम गलत काम करोगे प्रधानमंत्री कहने से, भाजपा के कहने से, तो तुमको हम अंदर से बाहर निकलने नहीं देंगे